महमूद गवा कौन थे? तो ये ईरानी व्यापारी थे जो कि अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय पर बहमनी साम्राज्य में आए थे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के बारे में। अच्छा गाइज, बहुत सारी बुक्स में अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो मैंने युद्ध बताया था गजपति शासक का, उनके बारे में, युद्ध के बारे में अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के शासनकाल में भी बताया जाता है उनका युद्ध। तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कई बुक्स में अलाउद्दीन अहमद प्रथम के समय पर गजपति शासक का युद्ध बताया जाता है और कई बुक्स में शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के समय पर भी वो युद्ध बताया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा अहमद प्रथम और अहमद द्वितीय के नाम से, ठीक है। चलिए आगे, हुमायूं शाह। हुमायूं शाह के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो गाइस, जैसे अहमद प्रथम और अहमद द्वितीय काफ़ी विद्वान और उदार शासक थे, उसके विपरीत हुमायूं शाह काफ़ी जालिम शासक हुए। इन्हें जालिम शासक के नाम से जाना जाता था, जालिम शासक कहा जाता था इन्हें, काफ़ी क्रूर थे ये। इन्हें दक्षिण का नीरो कहा जाता था, दक्षिण का नीरो। तो ये याद रखेंगे, दक्षिण का नीरो किस शासक को कहा जाता था? तो बहमनी साम्राज्य के शासक हुमायूं शाह को दक्षिण का नीरो कहा जाता था। काफ़ी क्रूर शासक थे, जालिम शासक भी इन्हें कहा जाता था। इनके समय पर इन्होंने महमूद गवा, जो कि एक ईरानी व्यापारी थे, अफाकी थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था इन्होंने अपने साम्राज्य का। तो बहमनी साम्राज्य का, देखिए मैंने कहा था ना अफाकी एक काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। देखिए यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि ये सल्तनत में पद धारण कर लेते। तो बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? तो ईरानी व्यापारी महमूद गवा को, ठीक है। महमूद गवा को ये क्या कर देते हैं? प्रधानमंत्री बना देते हैं। कौन बनाते हैं? हुमायूं शाह। तो ये पूछा जा सकता है, बहमनी शासक साम्राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया महमूद गवा को किसने किया था? तो हुमायूं शाह ने किया था, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री बन गए हुमायूं शाह के। अब हुमायूं शाह की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय। तो अगले शासक हुए शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, ठीक है। इससे पहले एक और शासक बनते हैं निजामुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है। निजाम शाह के नाम से जो फेमस थे, निजाम शाह के नाम से जाने जाते थे, वे भी शासक बनते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए उनका शासन चलता है। जैसे ही हुमायूं शाह की डेथ हो जाती है, उसके बाद में उनके पुत्र निजाम शाह शासक बनते हैं। अवयस्क होते हैं, छोटे होते हैं, है ना, तो बहुत कम समय के लिए शासन कर पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय भी जो महमूद गवा थे वो प्रधानमंत्री थे और अप्रत्यक्ष रूप से शासन को संभालते थे निजाम शाह के समय। निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय को शासक बनाया जाता है बहमनी साम्राज्य का। तो ये भी काफ़ी कम अवयस्क शासक थे। अवयस्क शासक 9 वर्ष की आयु में ही ये शासक बन जाते हैं। 9 वर्ष के होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, 9 वर्ष आयु, ठीक है। तो यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से शासन कौन संभालते हैं? महमूद गवा। अब अप्रत्यक्ष रूप से लिख लेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से शासन सत्ता महमूद गवा संभालते हैं। महमूद गवा मतलब अप्रत्यक्ष रूप से शासक कौन था बहमनी साम्राज्य का? महमूद गवा था। सारे फैसले कौन लेते थे? महमूद गवा, क्योंकि ये तो काफ़ी छोटे थे। शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, महमूद गवा, ठीक है, महमूद गवा। अब महमूद गवा का बहमनी साम्राज्य को विस्तारित करने में काफ़ी बड़ा रोल रहा। इन्होंने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था, बहुत बड़ा नाम कर दिया था बहमनी साम्राज्य का महमूद गवा ने। इनका बहुत बड़ा रोल है। क्या क्या किया था महमूद गवा ने, तो वो देख लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से शासन की सत्ता कौन? महमूद गवा संभाल रहे थे। अवयस्क शासक कौन थे? शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय थे, ठीक है। क्या क्या कार्य किए थे? तो महमूद गवा ने मालवा अभियान चलाया था। मालवा अभियान चलाया, जिसमें इन्होंने उत्तर में मालवा तक के क्षेत्र को जीता था।
बहमनी साम्राज्य के लिए, ठीक है। तो वहाँ तक क्षेत्र को विस्तारित कर दिया था, मालवा अभियान चलाया था। एक और चीज़ की थी इन्होंने गोवा के प्रसिद्ध बंदरगाह को जीता था, प्रसिद्ध बंदरगाह को जीता, ठीक है, प्रसिद्ध बंदरगाह को जीता। एक्चुअल में गाइस ये जो गोवा का बंदरगाह था ये बहमनी साम्राज्य का ही भाग था, ये बहमनी साम्राज्य का ही भूभाग हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे गोवा स्थित है, ठीक है, ये गोवा वाला क्षेत्र है। तो ये किसके अंतर्गत आता था, ये बहमनी साम्राज्य के शासक के अंतर्गत ही आता था। एक सेकेंड, ये वाला जो क्षेत्र है ये बहमनी साम्राज्य के शासकों के अंतर्गत ही आता था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर द्वितीय हुए थे, क्या नाम था, हरिहर द्वितीय। उन्होंने यहाँ पर आक्रमण करके गोवा के बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था, गोवा के बंदरगाह को जीत लिया था, ये वाला क्षेत्र जीत लिया था। किसने, विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर द्वितीय ने। हमने जब विजयनगर साम्राज्य में हरिहर द्वितीय के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे ये फैक्ट पढ़ा था कि गोवा वाला क्षेत्र हरिहर द्वितीय के द्वारा जीत लिया गया था। लेकिन बाद में महमूद गवा एक अभियान चलाते हैं, उस अभियान के तहत गोवा के इस प्रसिद्ध बंदरगाह को फिर से जीत लेते हैं और बहमनी साम्राज्य में मिला देते हैं। तो कौन वापस लेकर आते हैं, महमूद गवा वापस लेकर आते हैं। और उस समय शासन किसका चल रहा होता है, शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय का शासन चल रहा होता है बहमनी साम्राज्य में, ठीक है। आराम से समझेंगे गाइस, फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। डिटेल में मैं समझा रही हूँ, ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं समझाता है गाइस, हर किसी को पता भी नहीं होती है, सारी चीज़ें बहुत डीप में पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके सारी चीज़ें सामने आती है। क्या क्या रीजंस होते हैं, जब हमें रीज़न पता होते हैं तो ये फैक्ट इजीली याद हो जाता है, और ऐसे हम रटेंगे तो हमें ये फैक्ट इजीली याद नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपको पूरी स्टोरी के साथ में सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनना और नोट डाउन करना। तो गोवा के प्रसिद्ध बंदरगाह को जीता था, मालवा का अभियान चलाया था और वहाँ के भी क्षेत्र को विजय किया था। सीधे सीधे अर्थ है कि मोहम्मद गवा ने बहमनी साम्राज्य का जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तारित कर दिया था मोहम्मद गवा के समय पे, ठीक है। विद्वान थे मोहम्मद गवा, बहुत बड़े विद्वान थे ये, और इन्हीं के समय पर कई गोष्ठियाँ हुई थी, कई सभाएं हुई थी विद्वानों की बहमनी साम्राज्य में। विद्वान थे, इन्होंने कई फेमस कृतियाँ हैं उनकी रचना की थी। तो कौन कौन सी प्रसिद्ध जो एग्जाम में पूछी जाती है उनके बारे में देख लें। तो कृतियों की रचनाएं की थी, इनके द्वारा लिखी गई कृतियाँ, ठीक है। तो मोहम्मद गवा के द्वारा रचित कृतियाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम देख लेते हैं। रोजत उल इंशा, ये एक रचना थी इनकी, रोजत उल इंशा। एग्जाम में पूछी गई है रचना। रोजत उल इंशा किसकी रचना थी, तो ये मोहम्मद गवा की, ये एक अफाकी थे, ईरानी व्यापारी थे, उनकी रचना थी रोजत उल इंशा। और एक और है इनकी रचना दीवान ए अत्र, ठीक है, ये एक रचना है। तो दोनों ही नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रोजत उल इंशा इनकी एक रचना का नाम है और एक है दीवान ए अत्र, ये भी इन्हीं की रचना है। क्या क्या नाम है, रोजत उल इंशा और दीवान ए अत्र, ये दोनों ही रचनाएं किसकी है, तो दोनों ही रचनाएं मोहम्मद गवा की हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मोहम्मद गवा के बारे में। और कुछ चीज़ें हैं, इन्होंने बीदर में जो कि राजधानी बन गई थी बहमनी साम्राज्य की, यहाँ पे लिखते हैं मोहम्मद गवा के द्वारा बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। चूँकि ये विद्वान थे तो इन्होंने ये सारे कार्य किए थे, बीदर में महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी, महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है। निःशुल्क महाविद्यालय तक माना जाता है कि यहाँ पर कई सारे छात्र और जो टीचर थे लगभग 1000 की संख्या में हो तो वो भी रह सकते थे और निःशुल्क रह सकते थे। पूरा उनका खाने पीने का खर्चा साम्राज्य की तरफ से दिया जाता था। इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी इस महाविद्यालय में, ऐसा कहा जाता है मोहम्मद गवा के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करवाई थी मोहम्मद गवा ने। लेकिन बहमनी साम्राज्य में अंतिम समय के दौर पे शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय और मोहम्मद गवा के मध्य विवाद हो जाता है और इस विवाद के तहत मोहम्मद शाह तृतीय महमूद गवा को फांसी की सज़ा सुना देते हैं, ठीक है। तो इनके मध्य किनके मध्य विवाद हो जाता है, मोहम्मद शाह तृतीय और महमूद गवा के मध्य विवाद की स्थिति हो जाती है, विवाद हो जाता है और विवाद के तहत इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। फांसी की सज़ा किसके द्वारा, शासक के द्वारा, ठीक है।
इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है मोहम्मद गवा को, और यहाँ पे मोहम्मद गवा की मृत्यु हो जाती है फांसी की सज़ा के तहत। तो ये स्टोरी है मोहम्मद गवा की। काफ़ी बड़ा योगदान बहमनी साम्राज्य के शासन को चलाने में, लेकिन अंत में क्या होता है, इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। किसके द्वारा? तो शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी जाती है। अगले शासक मोहम्मद शाह तृतीय की भी मृत्यु के बाद में अगले शासक बनते हैं महमूद शाह। तो अगले शासक के बारे में देखते हैं, क्या कौन है? महमूद शाह है अगले शासक। मोहम्मद शाह, महमूद शाह, नामों में डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। मोहम्मद शाह तृतीय और ये महमूद शाह की बात हो रही है, अगले शासक। और वो जो प्रधानमंत्री बने थे, अप्रत्यक्ष रूप से शासन संभाले थे, वो थे महमूद गवा। महमूद शाह नेक्स्ट शासक। महमूद शाह के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? तो गाइज यहाँ पे जब मोहम्मद गवा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में यहाँ से बहमनी साम्राज्य का विघटन चालू हो जाता है। तो महमूद शाह के समय से बहमनी साम्राज्य का विघटन, बहमनी साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। और विघटन के दौरान क्या होता है कि कई क्षेत्र, कई प्रांत ऐसे होते हैं जो स्वयं को बहमनी साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पे विघटन प्रारंभ हो जाता है और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, ठीक है, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है यहाँ पे, स्थापना, ठीक है। सभी क्या करते हैं, बहमनी, जैसे कि ये पूरा बहमनी साम्राज्य है ना, तो ये वाला प्रांत अलग हो गया बहमनी साम्राज्य से, इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र राज्य हैं, इसने अलग कर लिया, इसने अलग कर लिया, इसने अलग कर लिया, ऐसे करके 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है महमूद शाह के समय में। तो वो कौन कौन से 5 राज्य थे, वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वे राज्य थे बीदर, ठीक है, राजधानी जो थी उसने भी स्वयं को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था। बीदर, बरार, अहमदनगर, बीदर, बरार, अहमदनगर, अगला देखेंगे बीजापुर, और बीजापुर के बाद में एक है गोलकुंडा, ठीक है। तो ये 5 स्वतंत्र राज्य थे। नाम पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन में आ सकता है। 3 नाम दे देंगे, एक नाम अलग दे देंगे और कह देंगे निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य का स्वतंत्र राज्य नहीं है, तो उसने पहचानना होगा। इसीलिए आप इन 5 का नाम याद रखेंगे। कौन कौन से नाम थे? तो बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इन पे किन किन वंशों ने शासन किया? अलग अलग वंश के शासक आ गए थे इन पे। तो बीदर क्षेत्र में बरीद शाह वंश का शासन चला। बरीद शाह वंश ने यहाँ पे शासन सत्ता संभाली बीदर क्षेत्र की। बरार क्षेत्र की अब स्वतंत्र राज्य बना दिए, तो इनके शासक भी अलग अलग होंगे ना गाइस, स्वतंत्र राज्य बना दिए। तो बरीद शाह वंश बीदर। बरार क्षेत्र में कौन सा वंश आ गया था? तो बरार क्षेत्र पे आ गया था इमादी शाह वंश। बरार क्षेत्र में इमादी शाह वंश। अहमदनगर में आ गया था निजाम शाह वंश। बीजापुर क्षेत्र में आदिल शाह वंश। और गोलकुंडा में आ गया था कुतुब शाह वंश, ठीक है। तो ये कुछ वंश आ गए थे स्वतंत्र राज्य के रूप में जब बहमनी साम्राज्य का अंतिम समय चल रहा था। और समय किसका था? महमूद शाह शासक थे बहमनी साम्राज्य का। तब बहमनी साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है। 5 स्वतंत्र राज्य थे, बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। बीदर पर बरीद शाह वंश का शासन चलता है, बरार पर इमादी शाह वंश का शासन चलता है, इमादी शाह, ठीक है, इमादी शाह वंश का शासन चलता है। अहमदनगर पर निजाम शाह वंश का शासन चलता है, बीजापुर पर आदिल शाह वंश का शासन चलता है और गोलकुंडा पर कुतुब शाह वंश का शासन चलता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पूरा नोट डाउन करेंगे किस किस वंश का शासन चला, ठीक है। आदिल शाह वंश, ठीक है, यहाँ पे आई होप चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी। बीदर पर बरीद शाह वंश,
यहीं पर याद करेंगे गाइस, बीदर पर बरीद शाह वंश, बरार पर इमादी शाह वंश, अहमदनगर पर निजाम शाह वंश, बीजापुर पर आदिल शाह वंश और गोलकुंडा पर कुतुब शाह वंश का शासन हुआ था। तो ये कुछ महमूद शाह से रिलेटेड बातें। महमूद शाह की मृत्यु के बाद में बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक होते हैं कलीमुल्ला शाह। तो कलीमुल्ला शाह के बारे में बस केवल इतना ही है। कलीमुल्ला शाह, कलीमुल्ला शाह के बारे में केवल यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक, बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक हुए, ठीक है, कलीमुल्ला शाह। तो गाइज ये था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रमुख शासक थे, उनके से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सारे ही महत्वपूर्ण तथ्य इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है बहमनी साम्राज्य। गाइज अब जो क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, जो डिप में, जैसे बहमनी साम्राज्य हुआ, विजयनगर साम्राज्य हुआ, यहाँ से भी डिप में क्वेश्चन पूछने लगे हैं एग्जाम में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे विस्तृत रूप से आपको अच्छे से स्टोरी वाइज समझाया है। तो अच्छे से लेक्चर को देखिए, सुनिए, नोट डाउन कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए, तो ये चीज़ें काफ़ी ईजी लगने लगेगी आप लोगों को। तो गाइज यहीं पर अब लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी, लेकिन फिर भी अब लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।